बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉम्पटन्स इफेक्ट। बहुत ही आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ी ही डिटेल में समझाया है। आई होप कि आपने वो लेक्चर अच्छे तरीके से सुना है, उसके बाद ही आप इस लेक्चर पे आए हैं। तो जी बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन तो साइंटिस्ट का नाम है, आर्थर होली कॉम्पटन। तो आइए फिर इसको मैं वन बाय वन इसके सारे एमसीक्यूज मैंने एक साइड पे लिख दिए हैं, फिर इसकी डायग्राम बनाकर इसका छोटा सा प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि इसका जो एक्यूरेट प्रूफ है वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, वो बीएससी लेवल पे है। मैं आपको हिंट के तौर पर 2-3 लाइनें बता दूंगा, अलबत्ता वो मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं करवा नहीं रहा प्रूफ इसका पूरा, क्योंकि वो बीएससी लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम टू द पॉइंट तक रहेंगे। तो जी बच्चे, 1923 के अंदर 1923 के अंदर A.H. कॉम्पटन, आर्थर होली कॉम्पटन साइंटिस्ट है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ था। उसने हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन से मुराद है एक्स रेज, ठीक है ना। अगर वेरी हाई एनर्जी हो तो गैमा रेज है। वो मेरा इससे अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, पेयर प्रोडक्शन। तो इसमें एक्स रेज यूज होंगी। बच्चे, आपको याद है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जब विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट आती है ना, मैटर के ऊपर आके स्ट्राइक करती हैं, तो वो लाइट पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा नहीं है। जब एक्स रेज आएंगी ना, एटम का सेंट्रल पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ग्रेफाइट के टारगेट के साथ जब आके स्ट्राइक करती हैं, तो एक्सरेज आने के बाद होता क्या है, वो ग्रेफाइट जो टारगेट है उसका जो लूजली बाउंड वैलेंस शेल है, जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ आके हिट करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सरेज की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद कुछ पार्शल एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है इलेक्ट्रॉन, पूरी एक्सरेज की एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करता। तो थोड़ी सी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं वो रेस्ट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो आर्थर होली कॉम्पटन 1923 के अंदर क्या डिस्कस करता है जी? कहता है पार्शली अब्जॉर्ब इन मैटर, कि वो एक्सरेज उस मैटर के अंदर पूरी अब्जॉर्ब नहीं होती, पार्शली अब्जॉर्ब होती हैं थोड़ी सी। ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे, E = HF या E = hc/λ, एनर्जी का और मोमेंटम का, P = h/λ। होली कॉम्पटन कहता है जी, जब एक्सरेज उस मैटर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करती है ना, तो स्ट्राइक करने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बच्चे इसमें 2 लॉज अप्लाई होते हैं कि वो एक्सरेज अपनी एनर्जी भी और अपना मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से उस एक्सरेज की एनर्जी हो जाती है कम। तो H और C तो कांस्टेंट है। जब एनर्जी कम होगी तो होली कॉम्पटन कहता है यार, इसका मतलब है कि फिर वेवलेंथ तो बढ़ेगी। तो यही तो कॉम्पटन इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है कि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती हैं और उन एक्सरेज की वेवलेंथ बढ़ जाती है। यानी कि लैम्डा एस इज ग्रेटर देन लैम्डा ई। एस का मतलब है स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से। और जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो इट मीन के मोमेंटम भी कम होगा। तो ये बात याद रखेंगे, एनर्जी और मोमेंटम कम होगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। तो जब स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ बढ़ेगी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से, तो इट मीन के फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से। तो जिस स्कैटर्ड की अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फिर स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन है। लेकिन हम डेफिनेशन के अंदर इस चीज़ का जिक्र करेंगे, ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। एमसीक्यूज नोट करेंगे। आर्थर होली कॉम्पटन के मुताबिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम दोनों एप्लीकेबल हैं। अच्छा जी, होता क्या है, जब ये एक्सरेज आती हैं इस ग्रेफाइट टारगेट के साथ आके स्ट्राइक करती हैं। ये ग्रेफाइट टारगेट है और ये एक्सरेज ट्यूब है। तो ये है जनाब हमारे पास इंसिडेंट एक्सरेज लैम्डा आई। तो ये है हमारे पास स्लिट कहते हैं रुकावट को। तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जब इंटर होती है तो बच्चे ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ये है इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ये लैम्डा आई इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करेंगी तो टकराने के बाद इनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ये इधर पड़ा होता है डिटेक्टर, तो दिस वन इज अ डिटेक्टर। ठीक हो गया, ये डिटेक्टर है। तो ये हमने देखा कि आप ज़रा गौर करें, पहले मैंने वेवलेंथ छोटी बनाई है, ठीक है, उसके बाद टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ जाती है। लैम्डा एस इज ग्रेटर देन लैम्डा आई। तो ये हमारे पास स्लिट है। तो इसी फिनोमिना को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ज़रा डेफिनेशन आप लोग लिखें जी। आर्थर होली कॉम्पटन के मुताबिक द फिनोमिना in which wavelength of scattered photon is greater than wavelength of scattered photon is greater than wavelength of इंसिडेंट फोटोन। बच्चे ये बड़ी ही सादा लफ्ज़ों में मैंने डेफिनेशन लिखी है, यानी कि चेंज इन वेवलेंथ होता है जब एक्स रेज रेस्ट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करती हैं। तो एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ, ये देख लें जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मैंने इसी चीज़ को लफ्ज़ों में लिखा है। एक ऐसा अमल जिसके अंदर स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब वो फोटोन कौन सा है? एक्सरे लाइट का। फोटोन मीन लाइट, कौन सी? एक्सरे। अच्छा जी, अब इसका प्रूफ मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉपर प्रूफ तो बड़े लेवल पे है, लेकिन मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं कि जिस तरह मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? एच ओवर पी के। ऐसी है ना, लैम्डा इधर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। और बच्चे आपको पता है ना पी किसके इक्वल होता है? पी इज इक्वल टू एम वी। पी इज इक्वल टू एम वी। अब लैम्डा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम की जगह पे एम नोड, वी की जगह पे सी स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब ये आपने याद कर लेना है। आप कहेंगे सर ये तो चलें ठीक है, इधर से आ गया, ये कहाँ से आ गया? ये मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, पूरा प्रूव नहीं करवाया, ठीक है। सिर्फ आपको इसलिए मैंने बताया कि इस मोमेंटम की इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास प्रूव आ जाएगा। तो ये छोटा सा प्रूव है जी, कॉम्पटन इफेक्ट का प्रॉपर प्रूव नहीं है, प्रॉपर प्रूव बड़ी क्लासों में है। फिलहाल इसको ये याद कर लें, डेल्टा लैम्डा दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, एच ओवर एम नोड सी दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। ये कॉम्पटन वेवलेंथ है। और 1 माइनस कोस थीटा ये एंगल है। अब ये कोस थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल। ये कौन सा एंगल है? जरा आइए देखते हैं। ये है जी बिफोर कुलियन, टकराने से पहले होगा क्या? ये लैम्डा आई एक्सरेज आएंगी, ये इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करेंगी, दिस इज लैम्डा आई, ठीक है। अब याद रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के मुताबिक लाइट की पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं होती। कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। तो बच्चे जब एक्सरेज लैम्डा आई इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ जब रेस्ट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ आके टकराती हैं तो बुक वाला कहता जी ये कुलियन लाइक अ बिलियर्ड बॉल होती है। बिलियर्ड बॉल देखी आपने? वो जो 8 बॉल पूल जो गेम खेलते हैं ना, वो स्टिक से आप एक बॉल से दूसरी बॉल को हीट करते हैं। तो ये एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से आके टकराता है तो वो कुलियन बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह बिलियर्ड बॉल की कुलियन है। तो वो एग्जाम्पल के तौर पर वो लफ्ज लिखता है आपकी बुक वाला।
तो टकराने के बाद होगा क्या, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है टकराने के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में एमिट होगा, ये है जी फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन एंगल जो बनाएगा, इस एंगल को कहूँगा मैं फाई, ये एंगल है फाई। और ये जो इंसिडेंट फोटोन है ना, जब ये स्केटर्ड होंगी इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, दिस इज लैम्डा एस और ये एंगल है थीटा। तो बच्चे हमने एंगल थीटा यूज़ किया फार्मूले में, फाई नहीं यूज़ किया। एंगल थीटा किसका एंगल है, एक्सरे लाइट का, उस फोटोन का एंगल है, जबकि इलेक्ट्रॉन के साथ एंगल तो बन रहा है फाई। तो फार्मूले में फाई एंगल नहीं है, थीटा एंगल है। ये एंगल थीटा, दिस इज द स्केटर्ड एंगल ऑफ एक्सरे लाइट। तो ये आप गौर करें कि पहले वेवलेंथ कम थी, टकराने के बाद वेवलेंथ ज़्यादा हो गई है। अगर आप एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला देखें तो आपको वेवलेंथ बढ़ती हुई नज़र आती है। तो यही तो कॉम्पटन ने कहा था कि जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फिर जाहिर बात है एनर्जी और मोमेंटम कम होगा। तो यही वजह है कि टकराने से पहले एनर्जी ज़्यादा थी, टकराने के बाद एक्सरे लाइट की एनर्जी भी कम हो जाती है और मोमेंटम भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई है। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये आ गया। बच्चे याद रखिएगा एमसीक्यूज के तौर पर, डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्पटन्स, डेल्टा लैम्डा को मैं क्या नाम दे रहा हूं, कॉम्पटन्स शिफ्ट। तो डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। और एच ओवर एम नोड सी क्या जी, एंड एच ओवर एम नोड सी, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ। अब बच्चे कहते हैं सर इसको कॉम्पटन वेवलेंथ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इस फैक्टर का यूनिट है ना वो मीटर है। तो फिर मीटर वेवलेंथ का यूनिट ही होता है ना। मैं प्रूव कर देता हूं। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड। मैस का किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट का मीटर पर सेकंड। ठीक है, जूल किसके इक्वल होता है जी, न्यूटन मीटर। ठीक है, एस की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो +1 +1 एस की पावर +2 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा जी, किलोग्राम इंटू मीटर। समझ आइए आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकंड, मैस का किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट का मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर चला गया, इसकी पावर +1, ये भी ऊपर जाके +1, ये +2 हो गया, किलोग्राम मीटर एज इट इज आ गया। हाँ जी, न्यूटन किसके इक्वल होता है, kg ms-2। ठीक है, न्यूटन kg ms-2 ज़रब क्या आ जाएगा, ज़रब m, न्यूटन की जगह पे ये आ गया ना, ज़रब m ज़रब s की पावर +2 ओवर kg इंटू m। तो ज़रा देखें जी क्या हो रहा है, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर कैंसिल, s की पावर -2 से s की पावर +2, तो सिर्फ क्या बच गया, मीटर। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो फैक्टर है ना h ओवर m नोड c, इस फैक्टर का यूनिट है मीटर। और मीटर किसका यूनिट होता है, वेवलेंथ का। तो डेट इज वाई दिस फैक्टर h ओवर m नोड c इज कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ। तो बच्चे इस फैक्टर को हम कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो h ओवर m नोड c का मैंने यूनिट प्रूव कर दिया और ये डायग्राम भी आपको समझा दी है। अब h ओवर m नोड c की मैं वैल्यू निकाल देता हूं आपके सामने। ये कांस्टेंट है ना h। बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.63 ज़रब 10 की पावर -34। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मैस कितना होता है, 9.1 ज़रब 10 की पावर -31। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8। तो कितना आ जाएगा जी, 6.63 ज़रब 10 की पावर -34, -31 ऊपर जाके +31 +8 ऊपर जाके -8। जिनकी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं। तो मैंने 10 की पावर को अलग कर दिया है, डिवाइडेड बाय 9.1 ज़रब 3 करें जी इसको। 9.1 ज़रब 3 कितना आता है जी, 27.3।
बच्चे इस चीज़ की समझ आई आपको? 6.63 9.1 ज़रब 3 27.3 10 की पावर 1 2 3 इन तीनों को मैंने अलहदा कर दिया है। अब इसको डिवाइड करें 6.63 डिवाइडेड बाय 27.3 ये आ गया जी हमारे पास 6.63 डिवाइडेड बाय 27.3 बच्चे ये आता है 0.242 ज़रब 10 की पावर कितनी आती है जी? -34 + 31 -8 ये आ जाएगा -11। तो ये 10 की पावर -11 आ जाएगा। तो पॉइंट को आप लेफ्ट से राइट मूव कर दें तो ये आ जाएगा 2.42। एक इंच है ना लेफ्ट से राइट, -1 -11 -12 और बचे 2.42। 10 की पावर -12 को क्या कहते हैं? पिको। और ये जो पूरा फैक्टर है H/m नोड C, इसका यूनिट क्या बताया था अभी मैंने? ये देखें H/m नोड C का यूनिट प्रूव करके मैंने बताया क्या? मीटर। तो यही तो आंसर आता है 2.42 पिकोमीटर या 2.43 भी आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं क्योंकि आगे इशारिये के बाद एक इंचा बड़ा है तो विच इज़ आल्सो कॉल्ड 2.43। इससे परेशान नहीं होना, 42 के बाद आगे भी जा रहा है ना, तो राउंड ऑफ करने के बाद आ जाएगा 2.43 पिकोमीटर। तो ये कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू याद करें। तो ये सारी चीज़ें याद करें। फिर मैं आपको एंगल बताता हूँ कि अगर टकराने के बाद स्केटरिंग 90 डिग्री पे हो जाए या टकराने के बाद एक्सरे सीधी चली जाए या टकराने के बाद वापस आ जाए 180 डिग्री एंगल पे, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी आप ज़रा नोट करें। तो जी बेटा अब ज़रा मुख्तलिफ एंगल्स पे हम इसकी स्केटरिंग चेक करते हैं। अगर इंसिडेंट लाइट ये एक्सरेज इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद बिल्कुल सीधा चली जाती हैं तो इट मीन के एंगल फिर कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो ज़रा पुट करवाएं क्या आंसर आता है। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ना, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट हमने निकालनी है ना। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m नोड C इंटू 1 - cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट करवाएं H/m नोड C। ये H/m नोड C की जगह पे ना आप 2.43 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर पिको। तो ये बेशक आप फैक्टर लिख लें या इसकी वैल्यू लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो 1 - cos थीटा कितना जी? 0। cos 0 1 होता है। तो डेल्टा लैम्डा H/m नोड C cos 0 1 आ गया। तो 1 - 1 कैंसल, तो 0 0 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 0। मतलब जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो चेंज इन वेवलेंथ होगी नहीं। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट आएंगी टकराने के बाद एज इट इज गुजर जाएंगी, क्योंकि डेल्टा लैम्डा का मतलब क्या है? लैम्डा S - लैम्डा I इज इक्वल टू 0। -i उधर जाके क्या हो जाएगा? +i। तो लैम्डा S इज इक्वल टू लैम्डा I, यानी कि अगर एंगल 0 डिग्री बनेगा तो इंसिडेंट एक्सरेज और स्केटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ इक्वल होगी। मतलब कि कॉम्पटन शिफ्ट आएगा ही नहीं अगर लाइट टकराने के बाद सीधी गुजर गई है। अच्छा जी, अगर एंगल हो 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो फिर क्या होगा जरा देखते हैं। तो 90 डिग्री एंगल पे बच्चे क्या होगा जरा तवज्जो करें। यानी कि एक्सरेज आई टकराने के बाद ऊपर को चली गई ना, तो इंसिडेंट और स्केटर्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री बने। तो पुट करवा दें फिर, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m नोड C इंटू 1 - cos थीटा। थीटा कितना है जी? 90। तो H/m नोड C 1 - cos थीटा, थीटा 90। cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो डेल्टा लैम्डा H/m नोड C
इंटू 1 माइनस ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो 1 नहीं आ जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नोड सी, यानी कि बराबर बराबर ही आ जाएगा। मतलब ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज आता है कि किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ दोनों बराबर होती हैं, तो आप टिक करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पर दोनों कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। ये एच ओवर एम नोड सी को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं क्योंकि इसका यूनिट मीटर है, अभी हमने प्रूव किया है। आखिरी रह गया जी, अगर ये टकराने के बाद वापस आ जाती हैं 180 डिग्री के एंगल पे, तो फिर क्या होगा, तो जरा देखते हैं। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, तो पुट करवा दें डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नोड सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नोड सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना जी 180, कोस 180 बचे क्या होता है -1, कैलकुलेटर पे आप निकाल के देख सकते हैं। तो 1 कोस 180 -1, ठीक है ना, तो माइनस ये फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा एच ओवर एम नोड सी इंटू 1 + 1 2 आप बाहर निकाल लें, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू एच ओवर एम नोड सी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो कॉम्पटन शिफ्ट है, जो डेल्टा लैम्डा है, वो 2 गुना हो जाएगी। यानी कि जब वो टकराने के बाद अगर वापस जाती है ना 180 डिग्री पे एक्सरेज वापस चली जाती हैं, तो मैक्सिमम फेज शिफ्ट यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट आएगा मैक्सिमम, ठीक है। मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि डेल्टा लैम्डा एट 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा लैम्डा 90 डिग्री। आपने देखा था ना कि 90 डिग्री पे इक्वल है, यानी कि इसकी वैल्यू 2.43 थी ना, 2.43 को आप 2 से ज़रब दे दें, 2.43, इस फैक्टर की वैल्यू क्या है 2.43 ज़रब 2, यानी कि आपके पास 180 डिग्री पे फेज चेंज इन वेवलेंथ कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगी। 180 डिग्री पे कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम है, 0 डिग्री पे कॉम्पटन शिफ्ट है ही नहीं, और 90 डिग्री पे कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ इक्वल है। तो बच्चे 1927 के अंदर 1927 के अंदर आर्थर होली कॉम्पटन को नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया, नोबेल प्राइज। और इस तजर्बे से यह भी साबित हुआ कि एक्स रेज हैज पार्टिकल नेचर, ये एमसीक्यू आता है, आप लोग नोट कर लें कि कॉम्पटन इफेक्ट से यह साबित हुआ कि लाइट की कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी ये साबित होता है कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स कहती थी लाइट की वेव नेचर है, जो कि कंट्राडिक्शन है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है नहीं, लाइट की वेव नेचर नहीं है, लाइट की पार्टिकल नेचर है। तो बच्चे आप इसको नोट कर लें। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।